Hello students, here our next lecture of class 12th subject biology and chapter 6 molecular basis of inheritance। तो molecular basis of inheritance हम स्टार्ट कर रहे थे करा था हमने और हमने कुछ रिक्वायरमेंट्स जानी थी कि जेनेटिक मटेरियल्स की रिक्वायरमेंट क्या होनी चाहिए। और फिर हमने पढ़ा कि काफ़ी टाइम तक इस चीज़ पे कंट्रोवर्सी रही कि आखिर जेनेटिक मटेरियल है क्या, डीएनए है, आरएनए है या प्रोटीन है। तो इसी चीज़ को आगे ले जाते हुए ग्रिफिथ नाम के एक साइंटिस्ट आए थे। ग्रिफिथ ने बोला कि उससे पहले 1928 में इन्होंने अपना एक एक्सपेरिमेंट दिया था जिसे कि ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल के नाम से जाना जाता है। उससे पहले एक साइंटिस्ट थे मिशर ने डीएनए को डिस्कवर किया था। डीएनए के बारे में उन्होंने बताया था कि और डीएनए को कहाँ से फाउंड किया था, इन्होंने पस सेल से निकाला था, पस सेल में फाइंड किया था। और उस टाइम पे इसे न्यूक्लिन नेम दे दिया गया था क्योंकि ये पस सेल के न्यूक्लियस में उन्होंने देखा था। ठीक है, तो उसके बाद थोड़े टाइम बाद थोड़ा और रिसर्च हुई और उसके बाद अल्टमान नाम के एक साइंटिस्ट आए जिन्होंने न्यूक्लिन को बाद में न्यूक्लिक एसिड नेम दे दिया गया। और न्यूक्लिक एसिड नेम देने के पीछे रीज़न ये था क्योंकि उन्होंने देखा कि डीएनए में कुछ बेस प्रेजेंट है, जैसे कि कुछ जैसे फॉस्फोरस प्रेजेंट है, फॉस्फोरिक एसिड उसमें प्रेजेंट है, जिस वजह से वो डीएनए का जो नेचर है वो बेसिक बनाता है। तो इसीलिए उसे न्यूक्लिक एसिड कह दिया गया। न्यूक्लिक कहाँ से आया, न्यूक्लियस से ही नाम आया, तो उसे न्यूक्लिक एसिड उन्होंने नेम दे दिया गया। फिर उसके बाद कंट्रोवर्सी शुरू हुई कि आखिर ये है क्या, मीन्स कि जेनेटिक मटेरियल है क्या, क्या ऐसा है, क्योंकि इतना तो कंफर्म हो चुका था कि कुछ फैक्टर्स तो हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं। ये कंफर्म हो गया था, इसकी कंफर्मेशन मिल गई थी क्योंकि हर बार मैंडल के अकॉर्डिंग हमने जो देखा था हर बार कैरेक्टर ट्रांसफ़र हो रहे थे। एक जनरेशन में ना सही दूसरे तीसरे जनरेशन में कैरेक्टरिस्टिक्स शो हो रहे थे पेरेंट्स के जैसे। तो यहाँ से कन्फर्म हो चुकी थी बहुत सारी चीज़ें कि कोई ऐसा पार्टिकल होता है, कोई ऐसा फैक्टर होता है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है, पेरेंट्स के कैरेक्टर्स को ऑफस्प्रिंग में लाता है या ग्रैंड पेरेंट्स के कैरेक्टर को ऑफस्प्रिंग्स में लाता है। ये हो चुका था, लेकिन कंफर्म ये नहीं हो पा रहा था कि प्रोटीन है वो फैक्टर प्रोटीन है, वो फैक्टर आरएनए है या वो फैक्टर डीएनए है। तो यहाँ पे इसी चीज़ को प्रूव करने के लिए ग्रिफिथ ने अपना एक्सपेरिमेंट दिया 1928 में, जिसका उस प्रिंसिपल को या उस एक्सपेरिमेंट को ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल के नाम से जाना गया। मीन्स बेसिकली उन्होंने ट्राई किया था, उन्होंने बेसिकली कहा था कि मैं एक बैक्टीरिया को लेता हूँ, स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी या निमोनिया नाम का वो एक बैक्टीरिया था जो कि ह्यूमन में एंड अदर मैमल्स में निमोनिया को कॉज करने के लिए जाना जाता है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक स्ट्रेन लिया, मीन्स कि उसके दो स्ट्रेन लिए, दो फिजिकल फॉर्म उसके लिए उस बैक्टीरिया के। उससे पहले स्ट्रेप्टोकोकस हमने पढ़ा था। स्ट्रेप्टो का मीनिंग क्या होता है, एक चेन, और कोकस का मीनिंग होता है राउंड बॉल लाइक स्ट्रक्चर। चेन में राउंड बॉल लाइक स्ट्रक्चर होने की वजह से इसे स्ट्रेप्टोकोकस कहा गया। ठीक है, निमोनी क्योंकि निमोनिया कॉज करता है, जिसे स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी के नाम से जाना जाता है। और 1 मार्क्स का क्वेश्चन आपका ये रहता है कि निमोनिया कॉज करने वाले बैक्टीरिया का नाम बताइए, तो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनी ये हमारा आंसर है। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, उस बैक्टीरिया के जो कि निमोनिया को कॉज करता है उसके दो स्ट्रेन बनाए, एक तो स्मूथ स्ट्रेन और दूसरा एक ऐसे कल्चर मीडियम में ग्रो करवाया जो कि स्मूथ स्ट्रेन देगा, एक ऐसे में ग्रो करवाया जो रफ स्ट्रेन देगा। तो रफ स्ट्रेन वाला तो नॉन वायरुलेंट था, क्योंकि नॉन वायरुलेंट मीन्स एक ऐसा बैक्टीरिया जिसके पास एबिलिटी नहीं थी डिजीज़ कॉज करने की। ठीक है, तो और दूसरा उन्होंने जो ग्रो करवाया था वो स्मूथ स्ट्रेन वाला शाइनी अपीयरेंस वाला था बैक्टीरिया जो कि डिजीज़ को कॉज करता था और वायरुलेंट था, यानी कि ये डिजीज़ को कॉज करने के लिए कैपेबल था। और ये डिजीज़ इसलिए कॉज करता था क्योंकि इस पर क्या थी, एक पॉलीसेकेराइड की चेन थी, मीन्स कि इसके ऊपर पॉलीसेकेराइड की कोट कुछ इस तरीके से चढ़ी हुई थी। तो यही पॉलीसेकेराइड की चेन जब किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में एंटर करती है तो वो उसके इम्यून सेल को डिस्ट्रॉय करने लगती है, इसकी जो पॉलीसेकेराइड की कोट थी, जबकि इसके पास है नहीं आर स्ट्रेन वाले के पास, तो इसमें कोई फ़र्क इसमें नहीं पड़ने वाला। तो इन्होंने अपना एक्सपेरिमेंट स्टार्ट किया, और एक्सपेरिमेंट जब इन्होंने स्टार्ट किया तो इन्होंने एक माइस को लिया, एक चूहिया को लिया, और उसको उन्होंने कहा कि मैं ट्राई करता हूँ कि इस चूहे को या इस चूहिया को, इस माइस को मैं अलग अलग टाइप का स्ट्रेन दे के इंजेक्ट करवाता हूँ। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले उन्होंने आर स्ट्रेन उस माइस की बॉडी में डाला, मतलब वो ये देखना चाहते क्योंकि उन्हें ये पता था कि आर स्ट्रेन वो स्ट्रेन है जिससे कि डिजीज़ नहीं होगी, और एस स्ट्रेन वो स्ट्रेन है, स्मूथ स्ट्रेन वो स्ट्रेन है जिससे कि डिजीज़ होती है। ये उन्हें माइस की बॉडी में एंटर करवाने से पहले ही पता था, वो कंफर्मेशन चाहते थे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, सबसे पहले आर स्ट्रेन माइस की बॉडी में डाला,
और उन्होंने देखा कि उसको कोई भी निमोनिया नहीं हुआ। और ऐसा नहीं कि डालते ही उन्होंने चेक किया, तो 1-2 हफ्ते वेट करना पड़ता है ना। उन्होंने वेट किया होगा, उसके बाद देखा उन्होंने कि कोई भी उसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम उसमें क्रिएट नहीं हुआ, निमोनिया के कोई सिम्टम उसमें नहीं आए। तो वो बहुत खुश हो गए क्योंकि उनका पहला एक्सपेरिमेंट यानी कि पहला स्टेप तो उनका कंप्लीट हो गया। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है, अब मैं ऐसे स्ट्रेन वाले को डालता हूँ जिसको कि स्मूथ स्ट्रेन हम कहते हैं, जो कि डिजीज कॉजिंग है। तो जब उन्होंने स्मूथ स्ट्रेन वाले को उस माइस की बॉडी में डाला तो उन्होंने देखा कि वो थोड़े दिनों बाद निमोनिया कॉज किया, और निमोनिया की वजह से उस चूहे की या उस चूहे की डेथ हो गई। ठीक है, तो अब ये भी एक्सपेक्टेड था कि ऐसा ही होने वाला है, क्योंकि उन्हें पता था। फिर उन्होंने एक और ट्रायल किया, उन्होंने कहा कि मैं एक और ट्राई करता हूँ, क्यों ना मैं वो बैक्टीरिया जो कि डिजीज कॉज कर रहा है उसे हीट करूँ और उस बैक्टीरिया को किल कर दूँ। ठीक है, उस बैक्टीरिया को मार दूँ और उसके बाद इंजेक्ट कराऊँ। तो उन्होंने ऐसा ही किया, उन्होंने बैक्टीरिया को मार दिया, हीट किल कर दिया, और उसके बाद माइस की बॉडी में डाला। तो वहाँ पे वो सर्वाइव कर गया। अब सर्वाइव इसलिए कर गया क्योंकि अब उसके पास कोई, हालांकि जेनेटिक मटेरियल उसमें प्रेजेंट था, लेकिन ऐसा कोई स्ट्रेन उसको नहीं मिला या ऐसा कोई मीडियम उसको नहीं मिला कि वो एंटर करे। ठीक है, वायरस होता तो शायद कर जाता, लेकिन बैक्टीरिया था। तो उसके बाद उन्होंने यहाँ पे तो ठीक है, यहाँ पे तक था इनका जो रिजल्ट था वो जैसा ये चाहते थे वैसा ही था। फिर उनके दिमाग में एक और आइडिया आया कि क्यों ना मैं 2 ऐसे स्ट्रेन को मिक्स कर दूँ जिसकी वजह से डिजीज नहीं हो रही है, यानी कि हीट किल्ड ऐसे स्ट्रेन को, और दूसरा इन्होंने किसको मिक्स कर दिया था, हीट किल्ड ऐसे स्ट्रेन और आर स्ट्रेन को इन्होंने मिक्स कर दिया। इंडिविजुअली दोनों में से कोई भी डिजीज कॉज नहीं करता है, लेकिन जब इन दोनों को मिक्स करके माइस की बॉडी में इंजेक्ट कराया गया तो एक शॉकिंग रिजल्ट वहां पे निकल के आया, माइस को निमोनिया हो गया और उसकी डेथ हो गई। अब ये ग्रिफिथ जो थे इनके लिए एक बहुत बड़ा झटका था, जहाँ पे 90% इनका एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो चुका था, तो 1% ऐसा इसमें आ गया, एक स्टेप ऐसा आ गया जहाँ पे कि इनको प्रॉब्लम क्रिएट हो गई कि अब आगे क्या। फिर इन्होंने क्या किया, जो माइस की डेथ हो गई थी इन दोनों स्ट्रेन के डालने की वजह से, उस माइस को लिया और उसके हार्ट सेल, उसके ब्लड सेल की स्टडी करी। जब इन्होंने स्टडी करी तो एक और शॉकिंग चीज़ इन्हें देखी कि जो लाइव एस स्ट्रेन वाला जो स्मूथ स्ट्रेन जो था उसकी बॉडी में उसे मिला, जबकि वो स्मूथ तो कहीं उन्होंने डाला ही नहीं था, वो स्मूथ का तो उन्होंने यूज़ ही नहीं किया था, क्योंकि उन्हें तो क्या किया था, हीट किल्ड का यूज़ किया था, और दूसरा स्ट्रेन आर स्ट्रेन था। तो एक और शॉक उनको लगा, और वहाँ पे स्टडी करते करते उन्होंने एक कंक्लूजन निकाला कि जब उन्होंने हीट किल्ड कर दिया था एस स्ट्रेन बैक्टीरिया को, लेकिन एस स्ट्रेन बैक्टीरिया की प्रॉपर्टी ये है, उसकी बॉडी में जो जेनेटिक मटेरियल है वो डिजीज को कॉज करता ही करता है। तो इवन जब हमने उसको मार दिया, उसको हीट किल कर दिया, उसके बाद भी उसकी तो डेथ हो गई, लेकिन उसका जो जेनेटिक मटेरियल था वो इसी में रह गया। हाँ, तो इन्होंने कहा कि अगर हमने मार भी दिया था तो उसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो बैक्टीरिया की तो डेथ हो गई थी, लेकिन जो जेनेटिक मटेरियल था उसका, जो एक्चुअल में डिजीज को कॉज कर रहा है, जो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, वो उसी में रह गया था। मतलब कि जो जेनेटिक मटेरियल था वो इसी में रह गया था, और जैसे ही उसे एक मीडियम मिला, क्योंकि उसको बैक्टीरिया तो था ही ना, आर स्ट्रेन था, लेकिन बैक्टीरिया तो था ही, वो ऐसा बैक्टीरिया था जिसमें पॉलीसैकेराइड नहीं था। तो इसने क्या कर दिया, अपना पॉलीसैकेराइड इसे ट्रांसफर कर दिया, पॉलीसैकेराइड की कोट इसे दे दी, तो जो ये आर स्ट्रेन था वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया, और एस स्ट्रेन जाना जाता है किस चीज़ के लिए, डिजीज को कॉज करने के लिए, और वहाँ पे उस चूहे की डेथ हो गई। ठीक है, तो अब ये इनका एक्सपेरिमेंट यहीं पे छोड़ दिया गया। और हालांकि ग्रिफिथ ने ये कहा था कि कुछ है ऐसा जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाता है। ठीक है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने डीएनए, आरएनए या प्रोटीन किसी का भी नाम नहीं लिया कि ये जाता है। तो इनका एक्सपेरिमेंट थोड़े टाइम तक ट्रांसफॉर्मेशन, इन्होंने कहा कि चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रही है, तो इसे उन्होंने ट्रांसफॉर्मेशन प्रिंसिपल के नाम से बता दिया। तो बहुत टाइम तक इसको एप्लीकेबल अभी भी माना जाता है ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। मतलब एक और कह सकते हैं हम कि एक और हमें एक्सपेरिमेंट मिल गया जिससे कि ये प्रूव हो रहा था कि कुछ ऐसा है जो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जा रहा है। लेकिन यहाँ पे ये नहीं हो पाया कि डीएनए था, वो आरएनए था या क्या था, ये एक्सप्लेन नहीं कर पाए वो। ओके, तो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को फिर कुछ सालों बाद 1944 में आगे बढ़ाया किसने, एवेरी, मैकलियार्ड और मैकार्टी नाम के साइंटिस्ट ने 1944 में उन्होंने कहा कि चलिए जानते हैं ग्रिफिथ का जो एक्सपेरिमेंट है उसके आगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं, क्या हम इससे पता लगा सकते हैं कि कौन जेनेटिक मटेरियल है कौन नहीं है। तो सबसे पहले तो इन्होंने ये अपना एक्सपेरिमेंट शुरू करें उससे पहले इन्होंने एक चीज़ और करी। इन्होंने कहा कि हम जानते हैं कहीं चूहे का तो कोई रोल नहीं था उसमें, माइस का तो कोई रोल नहीं था उसमें
कि माइस के सेल्स का तो कोई रोल नहीं था, तो इन्होंने तीनों को अलग अलग मीन्स की हीट स्ट्रेन को, हीट किल्ड स्ट्रेन को, एस स्ट्रेन को और आर स्ट्रेन को इन्होंने यहाँ पे को ग्रो करवा के देखा। जब इन्होंने इसको ग्रो करवाया तो इन्होंने देखा कि उसका कोई रोल नहीं था, ये वैसे ही आप किसी भी ऑर्गेनिज्म की बॉडी में करो ये वही रिजल्ट शो कर रहा था। ठीक है, तो एवेरी ने क्या किया, एवेरी ग्रिफिथ वगैरह जो थे, ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने मतलब कि प्रोटीन, आरएनए और डीएनए रेस में थे कि कौन जेनेटिक मटेरियल है। तो इन्होंने कहा, मैकटियार्ड और मैकार्टी ने कहा कि चलिए ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट को आगे बढ़ा के हम चेक करते हैं और दो पॉजिटिव और नेगेटिव तरीके से हम इसको चेक करेंगे। उन्होंने कहा कि अगर हम हीट, अब मेन क्या था, मेन कॉज कौन कर रहा था, प्रॉब्लम तो हीट किल्ड से आ रही थी ना, एस स्ट्रेन जो कि हीट किल्ड हो गया था। इन्होंने कहा कि हम ऐसा करते हैं, जो एस स्ट्रेन, हमें पता है कि एस स्ट्रेन में बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं जिनमें से कोई भी जेनेटिक मटेरियल हो सकता था, और मेन जो फाइनल रेस में थे वो डीएनए, आरएनए और प्रोटीन थे। तो ऐसा करते हैं, पहले ये एस स्ट्रेन वाला जो है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन वाला जो है, इसमें एक बार प्रोटीन डालते हैं और अगर उस प्रोटीन की वजह से आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो रहा है तो ठीक है, और फिर उसके बाद ऐसे ही आर स्ट्रेन डालेंगे तो प्रोटीन हो जाएगा जेनेटिक मटेरियल, और अगर फिर उसके बाद आरएनए डालेंगे, आरएनए की वजह से आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो जाएगा तो आर को मान लेंगे और डीएनए को डालेंगे। तो इन्होंने क्या किया, सबसे पहले इन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन को खाली कर दिया, डीएनए भी निकाल दिया, उससे आरएनए भी निकाल दिया, प्रोटीन भी निकाल दिया। ठीक है, अब इन्होंने दोबारा से डालना स्टार्ट किया 1 by 1। सबसे पहले प्रोटीन को डाला, हीट स्ट्रेन किल बैक्टीरिया की बॉडी में प्रोटीन डाला। इनके अकॉर्डिंग अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होगा तो ये डिजीज को लेके जाएगा, और आर स्ट्रेन जो कि नॉन वायरुलेंट स्ट्रेन है वो उसको एस स्ट्रेन में कन्वर्ट कर देगा और वहां पे जो ऑर्गेनिज्म है उसको निमोनिया कॉज कर देगा। ठीक है, प्रोटीन डाला, कुछ नहीं हुआ, आर स्ट्रेन जैसा था वैसा ही रहा, वो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हुआ। फिर उसके बाद उन्होंने क्या डाला, आरएनए डाला तो आरएनए डालने के बावजूद भी आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हुआ, वो जैसा था वैसा ही रहा। फिर अब ये एक स्टेप आगे बढ़ चुके थे कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, इसको प्रूफ करने के लिए तो यहाँ पे को इन्होंने डीएनए को डाला, और इन्होंने डीएनए को डालते ही इन्होंने देखा कि डीएनए ही वो जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि जैसे ही हमने डीएनए को डाला है कुछ टाइम बाद डीएनए से निकला हुआ जेनेटिक मटेरियल, मतलब कि हीट किल्ड एस स्ट्रेन बैक्टीरिया का जो डीएनए है वो आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट करके उसे वायरुलेंट बना दे रहा है और उसको निमोनिया कॉज करवा दे रहा है। ठीक है, लेकिन उसके बाद भी नहीं माने साइंटिस्ट, तो उन्होंने कहा कि चलिए ठीक है, एक तरीके से और हम आपको करके दिखाते हैं। तो एक और तरीके से उन्होंने इसको किया, और वो एक थोड़ा सा यही था, यही 3 चीजें यूज करी, लेकिन थोड़ा सा अलग तरीके से, अब अपोजिट वे में। इन्होंने कहा कि अगर ऐसा करते हैं, अभी तो हमने डाला है, प्रोटीन भी एंटर करवाया, आरएनए भी करवाया, डीएनए भी करवाया, अब ऐसा करते हैं एक एक करके इन चीजों को निकालते हैं। तो अगर निकालने की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया, किसी को भी निकालने की वजह से ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया, तो उसी को हम जेनेटिक मटेरियल मान लेंगे। अब कैसे, इन्होंने कहा कि ये एस स्ट्रेन है, हीट किल्ड एस स्ट्रेन है। ऐसा करते हैं, सबसे पहले ये रिस्पॉन्सिबल है एस स्ट्रेन को आर स्ट्रेन में कन्वर्ट करने के लिए, नहीं सॉरी, आर स्ट्रेन को एस स्ट्रेन में कन्वर्ट करने के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। इन्होंने कहा कि अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है तो जब हम प्रोटीन इससे बाहर निकाल देंगे, प्रोटीन जब बाहर आ जाएगा तो इसके पास इसका जेनेटिक मटेरियल रहेगा नहीं, यहाँ कुछ जाएगा ही नहीं, तो ये एस स्ट्रेन में कैसे कन्वर्ट करेगा। तो सबसे पहले प्रोटीन को बाहर निकालने के लिए एक प्रोटीएज नाम का एंजाइम यूज किया गया। प्रोटीएज एंजाइम क्या करता है, बड़े बड़े प्रोटीन के मॉलिक्यूल को छोटे छोटे पार्ट्स में ये तोड़ देता है, और जब प्रोटीन का मॉलिक्यूल छोटे छोटे पार्ट्स में टूट जाएगा तो इसकी चेन टूट जाएगी और ये काम नहीं कर पाता है। तो यहाँ से अब प्रोटीन बाहर निकल गया, प्रोटीन की वैल्यू यहाँ पे खत्म हो गई। फिर उन्होंने देखा, तो जब इंजेक्ट कराया इस टाइप का, तो देखा कि आर स्ट्रेन तो एस स्ट्रेन में कन्वर्ट ही नहीं हुआ, मतलब कि सॉरी, ये तो कन्वर्ट हो ही रहा था तब भी, क्योंकि इसमें और चीजें भी प्रेजेंट थी, इसमें आरएनए भी प्रेजेंट था और इसमें डीएनए भी प्रेजेंट था और प्रोटीन भी प्रेजेंट था। हमने ये माना कि प्रोटीन अगर जेनेटिक मटेरियल है, प्रोटीन को अगर आप जेनेटिक मटेरियल बोल रहे हो तो प्रोटीन निकालने के बाद इसमें ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होना चाहिए, लेकिन हुआ। ठीक है, फिर इन्होंने आरएनए के लिए किया, आरएनएज नाम का एक एंजाइम लिया, आरएनए को तोड़ दिया तो उसकी एफिशिएंसी खत्म, तो फिर भी ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा था। फिर इन्होंने डीएनए लिया, डीएनए लेने के बाद इन्होंने देखा कि इवन जब आप डीएनए को बाहर निकाल रहे हो डीएनए एंजाइम की हेल्प से, तो डीएनए जैसे ही बाहर निकला वैसे ही ट्रांसफॉर्मेशन रुक गया, आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट नहीं हुआ। ठीक है, तो यहां से प्रूव हुआ कि डीएनए एक जेनेटिक मटेरियल है, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत सारे साइंटिस्ट ऐसे थे जो कि नहीं मान रहे थे, उनको लग रहा था कि जो प्रोटीन है वो जेनेटिक मटेरियल है, उन्होंने ये माना। ठीक है, तो अब इनको देखते देखते 1952 में एक और साइंटिस्ट आए, उन्होंने एक और एक्सपेरिमेंट दिया। हर्से एंड चेस नाम के साइंटिस्ट, 2 साइंटिस्ट थे जिनको हर्से
एंड चेस के नाम से जाना जाता है, इनका एक्सपेरिमेंट आया। हर्शे और चेस ने फिर से कोशिश करी कि ये क्या कर सके, प्रूफ कर सके कि इनका भी मानना था कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, तो ये बस प्रूफ करना चाहते थे, या ये भी कंफ्यूज थे प्रोटीन या डीएनए में, तो ये जानना चाहते थे कि आखिर क्या है जो कि जेनेटिक मटेरियल है, जहाँ पे बहुत सारे साइंटिस्ट को लगता है कि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है, तो ट्राई करते हैं, है ना। तो 1952 में जो ये एक्सपेरिमेंट आया, इसने जेनेटिक वर्ड को पूरा चेंज करके रख दिया, जहाँ पे एक्चुअल में कंफर्म हो गया कि डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल है। उसके बाद यहाँ कोई भी कंट्रोवर्सी इसके लिए नहीं हुई, आज तक कोई भी क्वेश्चन नहीं उठाता है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल नहीं है, ठीक है। मतलब कि यहाँ से 1952 में, मतलब बहुत ज़्यादा पुराना भी नहीं है ना 1952, तो 1952 के कुछ लोग तो हमें अभी भी जिंदा दिखते ही हैं, मतलब कुछ सालों पहले, 10-20 साल पहले वो जिंदा ही रहते थे। तो 1952 में ये कंफर्म हो गया कि डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल है। उसके लिए उन्होंने क्या लिया, एक बैक्टीरियोफेज का यूज किया। बैक्टीरियोफेज का यूज किया। बैक्टीरियोफेज क्या होता है, फेज का मतलब क्या होता है, वायरस या वायरस पार्टिकल, और बैक्टीरिया तो आपको पता है, यानी कि ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करेगा उसे हम बैक्टीरियोफेज बोल देते हैं। ओके, तो ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है उसे बैक्टीरियोफेज बोलते हैं। तो यानी कि, और इन्होंने जो बैक्टीरिया लिया, ऐसा वायरस, ये वायरस है बैक्टीरियोफेज, और इसके लिए वो कौन होता है जो कि बैक्टीरियोफेज की प्रॉपर्टी क्या है, ये बैक्टीरिया को इन्फेक्ट कर देता है। तो बैक्टीरियोफेज लिया, बैक्टीरियोफेज है। बैक्टीरियोफेज क्योंकि वायरस है, इसके लिए इन्होंने एक बैक्टीरिया का यूज किया, ठीक है। और वो बैक्टीरिया क्या था, एस्चेरिचिया कोलाई, जिसे कि ई कोलाई के नाम से हम जानते हैं, ये तो आपने पढ़ा ही है। तो इसको इन्होंने यूज किया, ठीक है। अब इसका जो वायरस होता है, ये जो वायरस होता है, T2 फॉर्म इसका यूज किया, अलग अलग फॉर्म होते हैं T2 T4, तो T2 बैक्टीरियोफेज इन्होंने यूज किया, जो कि ये T2 बैक्टीरियोफेज बैक्टीरिया पे मतलब कि अटैक करता है और इसे क्या कर देता है, डिजीज कॉज कर देती है। मतलब कोई भी चीज किसी को इन्फेक्ट करती है तो वो अपना जेनेटिक मटेरियल इसके अंदर छोड़ेगी। मतलब कि अगर ये T2 बैक्टीरियोफेज उसको मतलब कि इसको डिजीज कॉज करवाएगा, तो इसका मतलब इसका जेनेटिक मटेरियल भी तो इसकी बॉडी में आ जाएगा ना, इसके जेनेटिक मटेरियल की बेसिस पे ही तो पता चलेगा, मतलब अपना जेनेटिक मटेरियल ही तो छोड़ेगा उसकी बॉडी में, और तो कुछ और भी चीजें छोड़ेगा, लेकिन मेन जो रहेगा उसका जेनेटिक मटेरियल, क्योंकि उसकी प्रॉपर्टी ही वही है, उसका मतलब मेन फीचर ही यही है कि वो बैक्टीरिया को इन्फेक्ट करता है, बैक्टीरिया को प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो बैक्टीरिया को प्रॉब्लम जिस वजह से कर रहा है, जिस जेनेटिक मटेरियल की वजह से कर रहा है, वो उसकी बॉडी में तो रहेगा, ऑब्वियस सी बात है। तो वही यहाँ पे को उन्होंने प्रूफ करने की कोशिश करी कि जो T2 बैक्टीरियोफेज होता है उसको इन्होंने कहा कि अब सबसे पहले ऐसा करते हैं, जो T2 बैक्टीरियोफेज है उसे रेडियो लेवल कर देते हैं, ठीक है। अभी बताऊंगी रेडियो लेवल क्या होता है। और T2 बैक्टीरियोफेज का यूज इसलिए करते हैं क्योंकि इसका जो स्ट्रक्चर है वो बहुत सिंपल होता है, मतलब कि ये कुछ इस तरीके से दिखाई देता है। T2 बैक्टीरियोफेज का यहाँ पे इसका डीएनए होता है, ठीक है। तो T2 बैक्टीरियोफेज के का यूज़ करने के पीछे रीज़न ये कि T2 बैक्टीरियोफेज बहुत सिंपल होता है, इसका स्ट्रक्चर बहुत सिंपल होता है, और इसके पास इसमें प्रोटीन की कोड भी प्रेजेंट रहती है और जेनेटिक मटेरियल भी इसके पास प्रेजेंट होता है, ठीक है। और यहाँ पे को जो बैक्टीरियोफेज होता है, इसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है और सारी इंफॉर्मेशन इसके पास होती है किसी भी चीज़ के एक्सप्रेशन के लिए। मतलब कि जेनेटिक मटेरियल अगर होगा किसी की बॉडी में तो सारी चीज़ों के एक्सप्रेशन के लिए वो इंपॉर्टेंट होगा। तो हर्शे और चेस ने ये एक्सपेरिमेंट किया बैक्टीरियोफेज को लेके, जहाँ से बिल्कुल क्लियर कट आइडिया मिल गया था कि यही क्या है, जेनेटिक मटीरियल है, डीएनए ही एक जेनेटिक मटीरियल है, उसके फिर कोई भी इसमें प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हुई। और इन्होंने क्या लिया, एक बैक्टीरियोफेज जो कि T2 बैक्टीरियोफेज, ठीक है। यहाँ पर एक ऐसा इन्होंने कहा कि यहाँ पर एक ऐसा एक्सपेरिमेंट लगाएंगे जहाँ पर T2 बैक्टीरियोफेज को हम अटैक करवा देंगे एस्चेरिचिया कोलाई पे। हम कहेंगे कि इस T2 बैक्टीरियोफेज को हम इसकी बॉडी में एंटर कर देंगे, हम जानबूझ के इसको अटैक करवाएंगे, और बैक्टीरिया की नेचुरल टेंडेंसी है कि वो इस पर अटैक करेगा ही करेगा, ठीक है। ये इसकी नेचुरल टेंडेंसी है। और जब इसको अटैच कराएंगे तो हम ये नोट करेंगे कि कौन सा पार्ट है जो एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर गया, क्योंकि अंदर वही पार्ट जाएगा जो जेनेटिक मटेरियल होगा। जो जेनेटिक मटेरियल नहीं होगा वो इसके ऊपर ही रह जाएगा, सरफेस में ही रह जाएगा।
ठीक है, एंटर वो पार्ट कर ही नहीं पाएगा जो कि जेनेटिक मटेरियल नहीं है। तो इफ डीएनए इज एंटरिंग इनटू द बैक्टीरिया देन डीएनए इज गोइंग टू बी जेनेटिक मटेरियल। इफ प्रोटीन इज एंटरिंग इन द बैक्टीरिया देन प्रोटीन इज गोइंग टू बी जेनेटिक मटेरियल। ठीक है, बट इट इज़ नॉट दैट ईजी। जितना ईजी हमें ये लग रहा है कि हमने इसको एंटर करा दिया, हम देख लेंगे, मतलब हमने क्या बात करी, हमने अभी तक इतना ही बोला कि बैक्टीरियोफेज लेंगे, T2 बैक्टीरियोफेज लेंगे, एक एस्चेरिचिया कोलाई लेंगे, एस्चेरिचिया कोलाई को जैसे ही इसके अंदर डालेंगे हमें पता चल जाएगा कि कौन अंदर जा रहा है, और जो सरफेस में होगा वो तो जेनेटिक मटीरियल हो नहीं सकता, जो इसके बीच में या कहीं नीचे हमें मिलेगा, अंदर हमें कहीं मिलेगा, वो इसका जेनेटिक मटीरियल हो जाएगा, है ना। लेकिन ये इतना इजी आपको लगता है कि इतना इजी होता होगा ये प्रोसेस करना? ये इतना इजी नहीं होता, लेकिन बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं है। ठीक है, हमें तो पढ़ना है, एक्सपेरिमेंट करते टाइम टफ लगेगा, लेकिन अभी पढ़ते टाइम तो इजी होता है ना। तो इसको सबसे पहले टैग करना पड़ता है। ठीक है, तो किसी भी एक्सपेरिमेंट को रेडियो लेवल करने से पहले इसे टैग करना पड़ता है। अब बैक्टीरियो फेज के लिए भी हमें इसे टैग करना पड़ेगा, इसके लिए टैगिंग एलिमेंट लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या लेंगे, रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स। अब रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स लिया गया किस किस का, एक तो फॉस्फोरस का लिया और दूसरा हमने लिया सल्फर का। ठीक है, अब सल्फर का जो फॉस्फोरस था, फॉस्फोरस का तो P32 आइसोटोप लिया गया और सल्फर का S35 आइसोटोप लिया गया। ठीक है, ये रेडियो एक्टिव होते हैं, और रेडियो एक्टिव होना मतलब ये रेडियोग्राफी में इजीली डिनोट हम इसे कर सकते हैं। अगर रेडियोग्राफी इनकी करवाएंगे ना, तो रेडियोग्राफी करवाते टाइम या रेडियोग्राफी जब इनकी होगी तो हम क्लियरली इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं, क्लियरली हम इसको देख पाएंगे कि क्या क्या इसमें हो रहा है और क्या कौन जेनेटिक मटेरियल की तरह बिहेव किया, कौन नहीं किया। ठीक है, तो अब देखो फॉस्फोरस इसलिए लिया क्योंकि अब देखो फॉस्फोरस लेने के पीछे रीजन ये है ना कि फॉस्फोरस सिर्फ और सिर्फ डीएनए में सिर्फ और सिर्फ फॉस्फोरस प्रेजेंट होगा। मतलब कि सल्फर और फॉस्फोरस में से डीएनए में सल्फर प्रेजेंट होता ही नहीं है, डीएनए में सिर्फ फॉस्फोरस प्रेजेंट रहता है। डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड हम कहते हैं, राइबोज शुगर प्रेजेंट रहती है जो कि पेंटोज शुगर के फॉर्म में होता है। तो इसमें अब हमने इसलिए फॉस्फोरस को लिया। अब बात आती है कि फॉस्फोरस को टैग कैसे करेंगे, तो रेडियो एक्टिव कैसे करेंगे। तो जो बैक्टीरियोफेज है ना, इसको इस मीडियम में ग्रो करवा देते हैं, कुछ नहीं करना है, बैक्टीरियोफेज लेना है, ये T2 बैक्टीरियोफेज लेना है, इसको फॉस्फोरस कंटेनिंग जो रेडियो एक्टिव मीडियम है उसमें इसको ग्रो करवा देंगे, तो ये भी क्या हो जाएगा, रेडियो एक्टिव हो जाएगा। ठीक है, और ये वो एलिमेंट, फॉस्फोरस और सल्फर वो एलिमेंट होता है जो इजीली रेडियो एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, और S35 ये भी प्रोटीन में प्रेजेंट रहता है, ये सिर्फ प्रोटीन में प्रेजेंट रहता है। अमीनो एसिड में जैसे अमीनो एसिड में सल्फर मिलता है, जैसे सिस्टीन, साइस्टीन, मिथाइनिन, ये कुछ मॉलिक्यूल हैं जिनमें कि सल्फर मिलता है। यानी कि प्रोटीन में क्या होते हैं, प्रोटीन अमीनो एसिड की लंबी सी चेन होती है ना, 20 अमीनो एसिड की बहुत बड़ी चेन होती है प्रोटीन के मॉलिक्यूल, तो उनमें 3-4 जो अमीनो एसिड्स हैं उनमें सल्फर देखने को मिलता है। और अगर सल्फर उस एस्चेरिचिया कोलाई के अंदर जाएगा, हमें सल्फर मिलेगा, तो इट मीन्स कि सल्फर जेनेटिक मटेरियल है, और अगर फॉस्फोरस हमें मिलेगा तो फॉस्फोरस जेनेटिक मटेरियल है ना। तो अब इसमें अटैक करवाएंगे किसका, इस T2 बैक्टीरियोफेज का, जो हमने एक को सल्फर में ग्रो करवाया है, और ऐसा ही एक हमने किसमें ग्रो करवाया, किसमें, फॉस्फोरस में ग्रो करवाया। फॉस्फोरस वाले मीडियम में ग्रो करवाने वाला रेडियो एक्टिव फॉस्फोरस हो जाएगा, और सल्फर वाले में रेडियो एक्टिव सल्फर। ठीक है, तो अब इसके लिए इन्होंने 3 स्टेप का यूज किया। फर्स्ट स्टेप होता है अटैचमेंट। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो बैक्टीरियोफेज है, फेज का मॉलिक्यूल जाएगा, बैक्टीरिया के पास जाएगा और बैक्टीरिया की सरफेस पे अटैक करेगा। ठीक है, अटैच हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो स्टेप है वो होती है ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग में हिलाया जाता है, मतलब कि जो अटैचमेंट हुआ है उसको हम थोड़ा हिलाएंगे, हिलाया जाएगा तो उसमें जितने भी नॉन अटैचिंग जो पार्टिकल होंगे ना वो दूर दूर चले जाएंगे, और जो अटैच हुए हैं वो उसके अंदर चले जाएंगे। ठीक है, और थर्ड स्टेप आता है सेंट्रीफ्यूगेशन। सेंट्रीफिकेशन एक मिक्सी की तरह हम कह सकते हैं। सेंट्रीफिकेशन एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें चक्कर लगवाया जाता है, डीएनए और प्रोटीन का चक्कर लगाया जाता है, जिसमें डीएनए भी अलग हो जाएगा, प्रोटीन भी अलग हो जाएगा। डीएनए वाले में डीएनए साइड हो जाएगा या नीचे कहीं तले पे बैठ जाएगा बेस में, और ऐसे प्रोटीन वाले में प्रोटीन हो जाएगा। ठीक है, अगर प्रोटीन अंदर गया है तो प्रोटीन नीचे मिल जाएगा, अगर डीएनए अंदर गया तो डीएनए नीचे हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो इस ट्रिक को, अब इनके 3 स्टेप को याद करने के लिए एक ट्रिक है, बहुत ईजी ट्रिक है, पता है क्या, A
बी और सी, ए फॉर अटैचमेंट, बी फॉर ब्लेंडिंग, सी फॉर सेंट्रीफिकेशन, है ना। तो अटैचमेंट में क्या होता है, फेज के मॉलिक्यूल को हम अटैक करवाते हैं तो वो उससे अटैच हो जाता है। ब्लेंडिंग में क्या होता है, ब्लेंडिंग में थोड़ा सा हिलाया जाता है उसे, तो मिक्सचर जो जो अंदर जाने होते हैं वो अंदर जाके मिक्स हो जाते हैं और जो अंदर नहीं जा पाते हैं उसको दूर कर दिया जाता है। थर्ड, सेंट्रीफिकेशन में थोड़े से चक्कर लगवाए जाते हैं, तो इससे क्या हो जाता है, जो मॉलिक्यूल होगा, जेनेटिक मटेरियल जो होगा वो नीचे बेस में जाके हमें शो होता है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा सा डायग्राम से अगर हम समझेंगे तो हमारे लिए इजी हो जाएगा। बहुत इजी एक्सपेरिमेंट है, सिर्फ बिल्कुल टफ भी एक्सपेरिमेंट नहीं है, तो पढ़ने के लिए बहुत इजी है, ठीक है। तो हम ऐसा करते हैं, ये बैक्टीरिया, हमने कहा ये बैक्टीरिया है, ठीक है। एक इधर बना दिया मैंने, एक ऐसे ही इधर बना देती हूँ। ये हम प्रोटीन और डीएनए के लिए अलग अलग करेंगे ना, इसलिए अलग अलग सेक्शन बना देते हैं, ओके। तो पहले किसके लिए करें, पहले फास्फोरस के मॉलिक्यूल के लिए करें या सल्फर के मॉलिक्यूल के लिए करें, तो चलिए चेक करते हैं। पहले फास्फोरस के मॉलिक्यूल के लिए उन्होंने चेक किया था, ठीक है। उन्होंने क्या किया, फर्स्ट स्टेप क्या था, अटैचमेंट ए था, तो इन्होंने क्या किया, बैक्टीरियोफेज लिया, T2 बैक्टीरियोफेज, और इसको ऐसे अटैच करवा दिया, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसका जेनेटिक मटेरियल होता है, ठीक है। हम मान लेते हैं कि ये कोई जेनेटिक मटेरियल है, और इसमें हमने क्या किया था, फास्फोरस 32 हमने मटेरियल इसमें डाला था जो कि रेडियो एक्टिव है, ठीक है। हमने माना कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल है, और डीएनए जेनेटिक मटेरियल है इसलिए हमने फास्फोरस वाले मीडियम में इसे ग्रो करवाया। फास्फोरस 32 वाला मटेरियल इसके पास प्रेजेंट है, और ये अगर जेनेटिक मटेरियल होगा तो अटैच होने के बाद ये नीचे चले जाएगा। ये फर्स्ट स्टेप, बस इसने अटैच किया, ठीक है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा ना, सेकंड स्टेप में हमारी आती है बी फॉर ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग इसमें होगी, और ब्लेंडिंग में क्या होता है ना, जो पार्ट इससे अटैच था, इसमें अगर जेनेटिक मटेरियल है तो जिसने अंदर जाना था या जो था जिसने अंदर जाना था चले गया, बाकी के पार्ट्स क्या हो जाएंगे, इससे दूर जाने लगते हैं, ठीक है। तो ब्लेंडिंग में क्या होता है, जो अटैच नहीं हो पाता है वो उससे दूर चले जाता है, बाकी के पार्ट इसके अंदर आ जाते हैं, यानी कि जो जेनेटिक मटेरियल होगा वो अब यहां पहुंच गया होगा, बाकी के सारे पार्ट अंदर चले, ठीक है। अब थर्ड स्टेप क्या है, सी, सेंट्रीफिकेशन। हम क्या करते हैं, इसको थोड़े से चक्कर लगवाते हैं, और चक्कर लगवाने के बाद इसमें हम देखते हैं एक सेंट्रीफिकेशन वाली ट्यूब हम लेते हैं, ठीक है। सेंट्रीफिकेशन ट्यूब हम लेते हैं, ठीक है। इसको इसमें से निकाल के हम इसमें डाल देते हैं, तो हमें बहुत सारी चीजें, एक पोर्शन हमें यहाँ पे दिखता है, ये होता है फेज, जो बैक्टीरियोफेज जितना भी एंटर किया था उसने वो देखा हमें, ठीक है। और एक पार्ट, और यहाँ पे हमें दिखता है बैक्टीरिया, जो बैक्टीरिया था, कौन सा, इस्चेरिचिया कोलाई हमें यहाँ पे दिखता है। और ठीक इसके ऊपर पे हमें एक और चीज दिखी, और जब उसको रेडियो एक्टिवली देखा गया, रेडियोग्राफी में उसे देखा गया, तो यहाँ पे दिखा कि ये P32 मटेरियल यहाँ पे को प्रेजेंट है, यानी कि नीचे बेस में P32 मटेरियल इसमें प्रेजेंट है। हमने एनालाइज किया कि जो पार्ट दूर गया वहां पे रेडियो एक्टिविटी नहीं है, इसमें रेडियो एक्टिविटी नहीं थी। इट मीन्स कि जेनेटिक मटेरियल जो था वो अंदर आ गया, क्योंकि रेडियो एक्टिविटी उसी में थी जो जेनेटिक मटेरियल था, और जेनेटिक मटेरियल जो था वो अंदर आ गया है, और यहाँ इसको मिल गया है P32। जब इसको एनालाइज किया तो पता चला कि ये डीएनए है, तो यहां से कंफर्म हो गया कि डीएनए ही क्या है, जेनेटिक मटेरियल है। देखो कितना इजी एक्सपेरिमेंट है ना। बैक्टीरियोफेज लिया, उसको ए अटैच करवाया, इस्चेरिचिया कोलाई, ये क्या है, इस्चेरिचिया कोलाई नाम का बैक्टीरिया है। तो जो अटैच होना था हो गया, जो नहीं होना था दूर चले गया। अब रेडियो एक्टिव हमने किसको कराया था, इसके जेनेटिक मटेरियल को कराया था। तो जेनेटिक मटेरियल को कराया था, तो फिर ब्लेंडिंग वगैरह करवाई, सेंट्रीफिकेशन करवाया, तो हमने देखा कि, और ये तो फेज होता है, ठीक है। इस फेज का आप ऐसा थोड़ी कि जेनेटिक मटेरियल ही जा रहा है, और भी तो जाएगा ना, तो वो भी गया, तो वो ऊपर मिल गया। ऊपर मिलने वाला जेनेटिक मटेरियल नहीं होता है, जो नीचे मिलता है ना, नीचे की लेयर्स में, वो जेनेटिक मटेरियल होता है। अब सबसे नीचे यहाँ पे को तो बैक्टीरिया मिला, ठीक है, बैक्टीरिया तो जाना ही था, और साथ ही साथ यहाँ पे P32 मिला। इट मीन्स कि यहाँ पे कंफर्म हो गया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, क्योंकि सेंट्रीफिकेशन करवाने में जेनेटिक मटेरियल अलग, बैक्टीरिया अलग, फेज अलग हो जाता था, ठीक है। तो ये अलग हमें मिल गया। तो इट मीन्स कि P32 फॉर्म में अगर ये जेनेटिक मटेरियल नहीं होता ना, P32 यहाँ मिलता, जो अलग हो गया है उसमें मिलता, ठीक है। तो अब उसके बाद ये कंफर्मेशन तो हो गया था, लेकिन फिर से ट्राई किया गया, क्योंकि ऐसा तो होता ही नहीं है ना कि एक ही बार में हो जाए। तो अब कहा गया कि चलिए S32 प्रोटीन के लिए भी करते हैं, तो इसमें भी यही किया गया, फेज के मॉलिक्यूल को लिया गया,
अटैचमेंट इसमें करवाया गया और ये इसका जेनेटिक मटेरियल, ठीक है, ये अटैच हो गया। बी में इसको ब्लेंडिंग करवाई गई, ब्लेंडिंग के थ्रू क्या हुआ, जितना आना था अंदर एंटर कर गया और जिसको जाना था वो दूर चला गया, ठीक है, ये सेकंड स्टेप। थर्ड स्टेप में सेंट्रीफिकेशन करवाया गया, चक्कर लगवाए गए और देखा गया कि कौन सा पार्ट अंदर आ रहा है, तो जो भी पार्ट था ये अंदर आ गया था। अब इसमें भी सेंट्रीफिकेशन ट्यूब ली गई, ट्यूब में इसको डाला गया, तो एक पार्ट इसका भी यहाँ पे दिखा, एक पार्ट यहाँ दिखा और एक पार्ट यहाँ दिखा, ठीक है, ठीक है, ये तो बैक्टीरियल सेल था, बैक्टीरियल सेल। और यहाँ पे क्या दिखा, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं दिखा, और यहाँ पे पता है यहाँ पे क्या दिखा, S32, यहाँ दिखा है S32, यहाँ पे दिखा दूसरा कुछ अलग पार्ट हमें दिखा, सेल यहाँ पे को दिखा, और यहाँ पे देखा कि कोई भी रेडियो एक्टिविटी तो यहाँ पे प्रेजेंट ही नहीं है। यहाँ होना चाहिए था ना, अगर प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल था तो जैसे डीएनए यहाँ पे मिला था, रेडियो एक्टिविटी यहाँ पे मिली नहीं। रेडियो एक्टिविटी किस में मिली पता है, जो दूर चले गया था, जो दूर चले गया था रेडियो एक्टिविटी उसमें मिली। इसका मतलब ये हुआ कि जो जेनेटिक मटीरियल था वो तो उसमें था जो उधर चले गया, और यहाँ पे को अगर जेनेटिक मटीरियल S32 सल्फर वाला 32 होता, मतलब कि प्रोटीन जो था वो जेनेटिक मटेरियल अगर होता तो वो जरूर यहाँ बेस में मिलता, ना कि यहाँ टॉप में। तो यहाँ से कंफर्म हो गया था कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो जो चीज़ अंदर नहीं जा पाएगी वो सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब के ऊपर रह जाएगी, जो मतलब कि जो अंदर नहीं जा पाएगी ना वो ऊपर ही रह जाएगी, सेंट्रीफ्यूगेशन ट्यूब के ऊपर ही रह जाएगी, और जो चीज़ अंदर चली जाएगी वो अंदर नीचे मिलेगी बेस में। तो डीएनए अंदर गया, यहाँ पे भी डीएनए, यहाँ पे भी डीएनए, ठीक है। इस हर्से और चेस के इस एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हो गया, और बहुत बड़ा यहाँ पे को एक रिजल्ट हमें मिल गया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है, जो काफ़ी सालों से एक मिस्ट्री बनी हुई थी कि जेनेटिक मटेरियल क्या है, और यहाँ से सब लोगों ने इसे मान लिया और सभी लोगों के लिए कंफर्म हो गया कि डीएनए ही एक जेनेटिक मटेरियल है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ रहे हैं, हमारे नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे जेनेटिक मटेरियल, यानी कि हमारे डीएनए के बारे में हम जानेंगे, ठीक है। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे।